friends, a warm and hearty welcome to you all. I hope you all are doing good. I am Shubhi Ahluwalia, your business teaching buddy. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 9th चैप्टर जिसका नाम है इंटरनल ट्रेड। अब गाइस हमने अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ट्रेड का मतलब, सो लेट मी रिवाइज इट विद यू। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस, यानी कि आप कोई भी सामान खरीद या बेच सकते हैं एक प्राइस के लिए। अब हम बात करते हैं इंटरनल ट्रेड क्या होता है। व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ द कंट्री, जब भी एक ट्रेड का प्रोसीजर यानी कि बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर अकर करता है जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में एक कंट्री के, यानी कि एक कंट्री के विद इन ही, उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है। अब ये ट्रेड अकर हो सकता है स्टेट्स के बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, एक डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के बीच में, गांव और शहर के बीच में, एंड बहुत सारे वेज हैं कि इंटरनल ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं उन मेन फीचर्स की जो डिसाइड करते हैं और जो कैरेक्टराइज करते हैं इंटरनल ट्रेड को। सबसे पहले है द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। इसका मतलब हमने मीनिंग में भी समझा, व्हेन ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। द सेकेंड वी हैव द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी। अब होम करेंसी का मतलब अपने देश की अपनी यूनिक करेंसी। जब इंटरनल ट्रेड अकर करता है तब अपनी डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि अगर हम एग्जांपल लें इंडिया का, तो जब हमारा इंटरनल ट्रेड अकर करेगा तब हमारे इंडियन रुपी को यूज़ किया जाएगा ट्रेडिंग प्रोसेस में। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें यूएसए का, सो वहाँ पे जब इंटरनल ट्रेड होगा यानी कि यूएसए में इंटरनल ट्रेड होगा तब वहाँ पे यूज़ किया जाएगा यूएस डॉलर्स। The third point we have is there are no or very few formalities to be completed by a trader. किसी भी ट्रेडर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरनल ट्रेड को कंडक्ट करते टाइम। अब हम बात करते हैं उन मेन डॉक्यूमेंट्स की जिनकी ज़रूरत पड़ती है इंटरनल ट्रेड को कंडक्ट करते टाइम। सबसे पहले है इनवॉइस। इन केस ऑफ क्रेडिट परचेजेस, गाइस क्रेडिट परचेजेस एक की टर्म है, सो इसे याद रखिएगा। इन केस ऑफ क्रेडिट परचेजेस अ स्टेटमेंट इज सप्लाइड बाय द सेलर ऑफ गुड्स इन विच ही गिव्स पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द बायर सच एज क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट, टोटल वैल्यू, सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिल और अ मेमो। सो इनवॉइस वो इंफॉर्मेटिव रिसीट होता है जो जनरली क्रेडिट परचेजेस पे दी जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी, इसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन होती है जो एक बायर को चाहिए हो सकती है, यानी कि कितनी क्वांटिटी बायर ने खरीदी, किस रेट पे खरीदी, कितना डिस्काउंट मिला, कितना सेल्स टैक्स जुड़ा एक्सेट्रा। नाउ दिस इनवॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड अ मेमो और अ बिल। सेकेंड है हमारे पास प्रो फॉर्मा इनवॉइस, the statement or forwarding letter containing the details of goods consigned from the consignor to consignee is called or is known as pro forma invoice। जो ये प्रो फॉर्मा इनवॉइस होता है ये एक फॉरवर्डिंग लेटर होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है जो भी सामान बेचा जाता है, यानी कि फ्रॉम द कंसायर द पर्सन हु इज सेलिंग थिंग्स टू द कंसाई द पर्सन हु इज बाइंग थिंग्स। इट गिव्स द पर्टिकुलर्स एज रिगार्ड टू quantity, quality, price and expenses occurred on the goods consigned। ये इनवॉइस की तरह ही होता है गाइस, यहाँ पे हर टाइप की इंफॉर्मेशन, यानी कि कितना सामान बिका, कितना बेचा गया, कितने प्राइस से बेचा गया, क्या डिस्काउंट लगा, क्या चार्जेस लगे उसको ट्रांसपोर्ट करने में, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। द थर्ड पॉइंट वी हैव इज डेबिट नोट। इट रेफर्स टू अ लेटर और अ नोट विच इज सेंट बाय द buyer to the seller stating that his account has been debited by the amount mentioned in the account of goods returned herewith। It states the quantity, rate,
value and the reasons for the return of goods. अब ये डेबिट नोट एक बायर भेजता है सेलर को, यानी कि जिस पर्सन ने सामान खरीदा होता है वो भेजता है उस पर्सन को जिससे सामान खरीदा गया होता है. अब ये स्टेट करता है रीजंस अलॉन्ग विद क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट ऑफ गुड्स जो कि एक बायर रिटर्न करना चाहता है. फोर्थ वी हैव क्रेडिट नोट. It refers to a letter or a note which is sent by the seller to the buyer stating that his account has been credited by the mentioned amount on account of acceptance of his claim about the goods to be returned by him. अब जो ये क्रेडिट नोट होता है, जब डेबिट नोट की पूरी प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद एक सेलर भेजता है बायर को ये बताते हुए कि हाँ ओके, मैंने आपका वो क्लेम जो आपने रिटर्न ऑफ गुड्स के लिए किया था वो एक्सेप्ट कर लिया है. द फिफ्थ पॉइंट वी हैव इज लॉरी रिसीट. It refers to a receipt issued by the transport company for goods accepted by it for sending from one place to another. It is also known as transport receipt. अब लॉरी रिसीट या ट्रांसपोर्ट रिसीट वो रिसीट होती है जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सेप्ट करते हुए देती है ये बताते हुए कि ओके वी हैव गॉट योर गुड्स एंड हम इसको सेफली वन प्लेस टू अनदर लेके जाएंगे. अब लॉरी रिसीट का काम क्या है? इट बाइंड्स दी ट्रांसपोर्ट कंपनी कि वो जो भी सामान उनको दिया गया है यानी कि जो भी असाइनमेंट उनको दिया गया है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एंड कंप्लीट करने के लिए वो ढंग से एंड सेफली पूरा करे, or else they'll have to face legal consequences. The sixth we have railway receipt. It refers to a receipt issued by the railways for goods accepted for sending from one place to another. अब जैसे कि लॉरी रिसीट एक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सेप्ट करते हुए देती है वैसे ही रेलवे रिसीट देती है रेलवेज यानी कि इन इंडिया दी इंडियन रेलवेज. वो ये उसमें ये मेंशन करती हैं कि ओके फाइन अगेन वी हैव एक्सेप्टेड योर गुड्स एंड हम इसको जिस जगह से आप चाहते हैं उस जगह से लेके दूसरी जगह तक सेफली ट्रांसपोर्ट करेंगे. अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड की. क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ट्रेड प्रोसीजर में यूज़ होते हैं? सबसे पहला है हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी, द फेमस COD guys. It refers to a type of transaction in which payment for goods or services is made at the time of delivery. यानी कि जब हमारे पास गुड्स आ जाते हैं वो सेफली डिलीवर हो जाते हैं तब हम पेमेंट करते हैं. That is cash on delivery. If the buyer is unable to make the payment when the goods or services are delivered, then it will be returned to the seller. अब मान लीजिए कुछ ऑर्डर तो कर दिया, वो आ भी गया एंड अब आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो गुड्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो रिटर्न कर दिए जाएंगे सेलर को. द सेकेंड वी हैव फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, इन शॉर्ट FOB और FOR. It refers to a contract between the seller and the buyer in which all the expenses up to the point of delivery to a carrier, it may be a ship, rail or lorry, etc., are to be borne by the seller. अब FOB या FOR एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में जो ये बताता है कि सेलर ही सारे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस एंड एक्सपेंसेस को बेयर करेगा जब तक कि सामान एक बायर के डोर स्टेप तक पहुंच नहीं जाता. द थर्ड वी हैव कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी कि CIF. It is the price of goods which includes not only the cost of goods but also the insurance and the freight charges payable on the goods up to the destination port. जो ये CIF होता है ये सिर्फ गुड्स के चार्जेस यानी कि एक्चुअल प्राइस को इंक्लूड नहीं करता, ये इंक्लूड करता है इंश्योरेंस ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो दी फ्रेट चार्जेस यानी कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में जो भी चार्जेस लगे हैं. इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट यानी कि CIF कहा जाता है. द फोर्थ पॉइंट वी हैव इज एरर्स एंड ओमिशन एक्सेप्टेड.
यानी कि ENOE, kinda different but something new to learn. It refers to that term which is used in the trade documents to say that mistakes and things that have been forgotten should be taken into account. अब error का क्या मतलब होता है? कोई भी गड़बड़ या गलती कर देना. एंड ओमिशन का मतलब कोई भी चीज़ छोड़ देना, यानी कि गलती से ओमिट कर देना. सो ये बोलता है कि कोई भी चीज़ जो भूल गई हो यानी कि ओमिट कर दी गई हो, या कोई भी एरर जो कमिट कर दिया हो, उसको अकाउंट में लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है. दिस टर्म इज यूज्ड इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस लीगल लायबिलिटी for incorrect or incomplete information supplied in a document such as price list, invoice, cash memo, quotation, etc. इस टर्म को क्यों यूज़ किया जाता है? इस टर्म को यूज़ किया जाता है लीगल फॉर्मेलिटी एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए. अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्यों फेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, इनवॉइस में मान लीजिए कोई गड़बड़ या गलती हो गई, तो यहाँ पे लीगल एक्शंस फेस करने के लिए वो लायबल हैं. इसलिए ताकि उनको कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंस फेस ना करना पड़े एंड कोई भी लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट ना लिया जाए, इसलिए ये टर्म यूज़ किया जाता है एरर्स एंड ओमिशन का. अब हम बात करते हैं हमारे इंटरनल ट्रेड के डिविजन की. अब इंटरनल ट्रेड कैसे डिवाइडेड है? अब हमें ये तो पता है इंटरनल ट्रेड क्या होता है. एक बार क्विक रिविजन लेते हैं. वो ट्रेड जो विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री अकर करता है. अब इस इंटरनल ट्रेड के दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले है होलसेल ट्रेड एंड सेकंड है हमारे पास रिटेल ट्रेड. अब गाइस, आप सब ने होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड का नाम सुना होगा. बल्क में जो सामान बेचते हैं उन्हें होल सेलर्स कहते हैं, एंड जो रिटेल में बेचते हैं यानी कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिफरेंट कमोडिटीज़ की रखते हैं एक जगह एंड देन सेल ऑफ करते हैं जनरल पब्लिक को, उन्हें रिटेलर्स कहते हैं. अब हम वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले है होलसेल ट्रेड. इट रेफर्स टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. एक होल सेलर सेल्स लार्ज क्वांटिटीज़ में ही करता है. वो ऐसे एक दो पीसेस सेल ऑफ नहीं करता. अगर कुछ भी ख़रीदता हूँ तो वो एक साथ मिनिमम 12 या 24 तक पीसेस सेल ऑफ करता है. आप सब होलसेल मार्केट्स में गए होंगे, वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है. ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल्क में चीज़ें बेची जाती हैं, इसलिए वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है. The person who carries on wholesale trade is called wholesaler. अब जो wholesale trade करता है उसे कहते हैं wholesaler. A wholesaler provides many valuable services to the manufacturer as well as the retailer. अब एक wholesaler एक link है between the manufacturer and the retailer. आपको याद होगा हमने हमारे सेकेंड चैप्टर में एक लिंक पढ़ा था. सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरर, फिर सामान जाता है होलसेलर के पास यानी कि उस पर्सन के पास जो बल्क में सामान खरीदता है एंड बल्क में ही सामान बेचता है. फिर होलसेलर्स के पास से जाता है रिटेलर्स के पास सामान. अब रिटेलर्स वो लोग होते हैं जो डिफरेंट होलसेलर्स से काफ़ी क्वांटिटी यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं एंड बहुत कम भी नहीं, वो एक एवरेज सी मॉडरेट सी क्वांटिटी का सामान खरीदते हैं एंड देन बाय प्रोवाइडिंग वेराइटीज़ टू द पब्लिक दे सेल इट ऑफ. अब मैं आपको एक होलसेलर का एग्जांपल दूँ तो कोई भी कपड़ा, अब जब रिटेलर्स ने सामान ले लिया तो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं कस्टमर्स तक. सो ऐसे ये चेन कंप्लीट हो जाता है एंड जो भी एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो कस्टमर तक पहुंच जाता है. अब जो होलसेलर होता है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने लिंक के दोनों तरफ. ये रहा हमारा होलसेलर. ये प्रोड्यूसर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज वेल एज रिटेलर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अब हम पढ़ेंगे वो कौन सी सर्विसेज हैं एंड वो अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करता है एंड कैसे प्रोड्यूसर और रिटेलर दोनों का बेनिफिट कराता है.
अब इससे पहले हम बात करें उन सर्विसेज की जो एक होलसेलर प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर और रिटेलर को, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इम्पॉर्टेंट की फीचर्स ऑफ अ होलसेल ट्रेड। सबसे पहले है हमारे पास द होलसेलर बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। अब जो एक होलसेलर होता है उसका एक सबसे डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है एंड बेचता भी है। सेकेंड वी हैव ही सेल्स गुड्स टू दी रिटेलर्स। अब आपको याद दिला दूं जो अभी हमने एक लिंक फॉर्म किया था, यानी कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर्स का अभी हमने ये रिवाइज किया था, राइट। सो इसमें जो ये होलसेलर होता है ये गुड्स सेल करता है रिटेलर्स को। इसके अलावा ये इस चेन में डायरेक्टली अप एंड डाउन नहीं कर सकता। द थर्ड पॉइंट इज ही यूजुअली परचेजेस इन कैश एंड सेल्स ऑन क्रेडिट। अब ये एक होलसेलर जनरली परचेजेस जो अपनी करता है मैन्युफैक्चरर से वो करता है वो कैश में, एंड जो ये सेल ऑफ करता है गुड्स रिटेलर्स को वो ये करता है क्रेडिट में। तो इससे एक मैन्युफैक्चरर को ऑन द स्पॉट कैश इन हैंड मिल जाता है ताकि वो अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर सके, एंड एक रिटेलर को टाइम मिल जाता है कि वो जो गुड्स उसने होलसेलर से ख़रीदे हैं वो उनको आराम से बेच ले, पैसे इकट्ठे कर ले एंड देन वो होलसेलर को पे बैक कर दे। द फोर्थ पॉइंट इज ही वर्क्स एज अ लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड दी रिटेलर। अब प्रोड्यूसर को ही मैन्युफैक्चरर कहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। सो जो एक होलसेलर होता है वो लिंक होता है बिटवीन द प्रोड्यूसर यानी कि एक मैन्युफैक्चरर एंड दी रिटेलर यानी कि वो पर्सन जो बहुत सारी वेराइटीज़ एक जगह पे सेल ऑफ करते हैं। द लास्ट पॉइंट इज मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर होलसेल ट्रेड। अब क्योंकि ये खरीद रहे हैं गुड्स कैश में एंड बेच रहे हैं गुड्स क्रेडिट पे, तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली आप ये सोच सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक होलसेलर हैं, आपको कैश में पेमेंट करनी है मैन्युफैक्चरर को, तो आपको ऑन द स्पॉट कैश देने के लिए कैश की अवेलेबिलिटी एंड एडिक्वेसी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि जब आप सेल ऑफ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, आप एक होलसेलर हैं, मैं एक रिटेलर हूँ, आप मुझे अपने गुड्स बेच रहे हैं, मैं आपसे ख़रीद रही हूँ पर मैं आपसे क्रेडिट पे ख़रीद रही हूँ, यानी कि मैं आपको ये प्रॉमिस कर रही हूँ कि फ्यूचर में मैं आपको उन गुड्स के लिए पैसे दे दूँगी, पर अभी तो आपको कैश इन हैंड नहीं मिला, राइट। तो इसलिए कैपिटल रिक्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस अब आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन सर्विसेज की, यानी कि एक होलसेलर यूटिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता है एक मैन्युफैक्चरर को। सबसे पहले है हमारे पास प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डिमांड। अब होलसेलर एक कंपैरेटिवली क्लोजर लिंक है कस्टमर्स से। कैसे? अब प्रोड्यूसर आता है, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है एंड देन कस्टमर आता है। सो ये जो हमारा होलसेलर है वो एक प्रोड्यूसर से कंपैरेटिवली क्लोजर लिंक है फॉर दी कस्टमर, राइट। वो कस्टमर से ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू दी प्रोड्यूसर। तो जब भी एक कस्टमर कोई डिमांड रखता है, कोई न्यू डिमांड चाहता है या कुछ भी न्यू इनोवेशंस चाहता है गुड्स एंड सर्विसेज में, सो कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचती है होलसेलर के पास। सो ये होलसेलर आगे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है। ऐसे वो हेल्प करता है एक प्रोड्यूसर को एज पर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस करने में। द सेकेंड पॉइंट वी हैव इज एक्टिंग एज अ मिडलमैन। अब हमें इस लिंक से पता चलता है, इस चेन से पता चलता है कि होलसेलर एक मिडलमैन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टली कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए एक लिंक और एक चेन को फॉलो किया जाता है कि प्रोड्यूसर जब भी गुड्स प्रोड्यूस कर देगा वो जाएंगे होलसेलर के पास, फिर वो आगे जाएंगे रिटेलर्स के पास एंड देन फाइनली टू द कस्टमर्स। दस अ होलसेलर इज अ मिडलमैन। द थर्ड पॉइंट वी हैव इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। अब क्योंकि एक होलसेलर जब भी कोई भी गुड खरीदता है मैन्युफैक्चरर से,
तो वो उसको डायरेक्टली कैश में पे बैक कर देता है। ऐसे वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। मैन्युफैक्चरर्स के पास इमीडिएटली कैश आ जाता है ताकि वो अपनी प्रोडक्शंस को कंटिन्यू कर सके। द फोर्थ वी हैव इज फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कैश में गुड्स खरीदता है जब एक होल सेलर, तो ये फैसिलिटेट करता है कि लार्ज स्केल में प्रोडक्शंस हो पाए। एक तो ये बात है, एंड सेकंड क्योंकि एक होल सेलर लार्ज क्वांटिटीज़ यानी कि बल्क में गुड्स को खरीदता है, सो अगेन ही फैसिलिटेट्स लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। द फिफ्थ पॉइंट इज प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़। अब एक होलसेलर जो होता है ना, उसके आगे रिटेलर्स के साथ लिंक्स बने होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती क्योंकि लिंक्स एंड कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। जब भी एक होलसेलर बल्क में गुड्स खरीद के लाता है मैन्युफैक्चरर से, तो आगे रिटेलर्स रेडी ही बैठे होते हैं कि वो इन सर्टेन क्वांटिटीज़, मॉडरेट क्वांटिटीज़ में गुड्स को खरीदे एंड आगे वो बेचें। सो ऐसे यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन का चेन फॉर्म हो जाता है एंड मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि यह चेन होता है तो मैन्युफैक्चरर को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने बस अपने गुड्स बेच दिए होलसेलर को, उसका काम वहीं पे ख़त्म। आगे होलसेलर और उसके जो कॉन्टैक्ट्स एंड लिंक्स हैं रिटेलर्स के साथ, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कस्टमर्स तक गुड्स पहुँचे। The last point is stabilizing prices. अब एक होलसेलर समझता है प्राइसेस स्टेबल होने कितने इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी में, इसलिए वो बहुत सोच समझ के अपने पास स्टॉक मेंटेन करता है। जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है तो वो उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड कर देता है ताकि और डिमांड क्रिएट हो जाए मार्केट में, एंड जब कम डिमांड होती है तो वो उसी स्टॉक को रिलीज़ कर देता है टाइमली ताकि क्राइसिस ना हो और प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। अब हम बात करते हैं उन सर्विसेज की जो एक होलसेलर प्रोवाइड करता है रिटेलर्स को। सबसे पहले है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सप्लाई काफ़ी सिंपल और इजी होती है यहाँ पे क्योंकि रिटेलर्स को कोई टेंशन या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेने की जिम्मेदारी तो होलसेलर की है एंड आगे उन्हें फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी भी होलसेलर की है। तो यहाँ पे इजी सप्लाई ऑफ गुड्स होता है एंड रिटेलर को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंड इज़ फाइनेंशियल हेल्प। अब हमने ये पढ़ा कि होलसेलर जब खरीदता है गुड्स तब तो वो कैश में खरीदता है एंड जब बेचता है तो वो क्रेडिट में बेचता है जनरली। तो यहाँ पे वो रिटेलर्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। वो उनको एक टाइम पीरियड प्रोवाइड करते हैं जिस पे वो सेल्स करके पैसे कमा सकते हैं एंड देन आराम से दे कैन पे इट बैक टू दी होलसेलर। थर्ड पॉइंट इज़ रीजनेबल प्राइस। जो होलसेलर होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में भी गुड्स को बेच सकता है एंड मॉडरेटली लार्ज क्वांटिटीज़ में भी गुड्स को बेचता ही है, तो प्राइसेस रीज़नेबल पड़ जाते हैं क्योंकि काफ़ी बल्क में चीज़ों को ख़रीदा और बेचा जाता है। द फोर्थ इज बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एक होलसेलर अपनी मार्केटिंग करते हुए एक रिटेलर के लिए भी मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कर देता है। Now this can be intentional और unintentional, but promotion उस particular good की हो ही जाती है। Fifth is information about new products. अब जो मैन्युफैक्चरर ने न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे उनके बारे में एक रिटेलर को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? वो मिलेगी होलसेलर के थ्रू, क्योंकि एक होलसेलर ही इमीडिएट लिंक है बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द रिटेलर। द सिक्स्थ इज पैकेजिंग फैसिलिटीज़। जो होलसेलर होता है वो प्रॉपर पैकेजिंग में ही आगे सामान फॉरवर्ड करता है, यानी कि जो भी गुड्स वो ख़रीदता है मैन्युफैक्चरर से, या तो वो इंश्योर करता है कि मैन्युफैक्चरर उसकी प्रॉपर पैकिंग करके आगे दे, नहीं तो होलसेलर अपने लेवल पे प्रॉपर पैकिंग करके आगे सामान को फॉरवर्ड करता है। इससे रिटेलर को कोई दिक्कत नहीं होती एंड एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनको प्रॉपर पैकिंग्स में ही सामान मिलता है। अब हमने होलसेल ट्रेड तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की।
Retail trade refers to sale of goods in small lots to the final customers या consumers. A retailer buys goods from wholesaler and sells them to the customer. जो कस्टमर्स तक सामान पहुंचता है वो फाइनली पहुंचता है रिटेलर्स के थ्रू. जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर से सामान लेते हैं एंड देन वो आगे कस्टमर्स को बेचते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं रिटेल ट्रेड. अब जैसे हमने होलसेल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे वैसे ही हम रिटेल ट्रेड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सबसे पहले है द रिटेल ट्रेडर इज द लास्ट लिंक अमंग द ट्रेड मिडलमैन. अब फिर से हम हमारे उस फ्लो चार्ट पे चलते हैं. प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड द फाइनल कस्टमर. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रिटेलर है यानी कि ये लास्ट लिंक है और लास्ट मिडलमैन है. क्वाइट ऑब्वियस एज रिटेलर्स के बाद डायरेक्टली सामान कस्टमर्स के हाथ में जाता है, यानी कि उनके हाथ में जाता है जिनके लिए एक्चुअली वो गुड प्रोड्यूस किया जाता है. सो द रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक. इसके बाद कस्टमर्स के पास सामान पहुंच जाता है. सेकेंड इज ही डील्स इन वेराइटीज़. एक रिटेलर बहुत कम ही ऐसा होगा कि एक आधी चीज़ में डील करता हो. एक रिटेलर ऑन जनरल बेसिस एंड मोस्टली डील्स इन वेराइटीज़. अब आप रिटेल ट्रेड का एग्जांपल ले लें तो कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे A to Z सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं. आटा भी होता है, शैम्पू भी होता है, चॉकलेट्स भी होती हैं, खाने पीने का बाकी सामान भी होता है. वो एक छत के नीचे मल्टीपल वेराइटीज़ को सेल करते हैं. थर्ड इज़ ही नीड्स कंपैरेटिवली लेस कैपिटल. अब जो होलसेलर है क्योंकि वो गुड्स कैश में ख़रीदता है एंड जब वो सेल करता है वो क्रेडिट में सेल करता है, तो उसको लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि उसके पास इजी कैश हो और वो जल्दी से पेमेंट्स कर पाए एंड वो क्रेडिट पे सामान रिटेलर्स को बेचने के केपेबल भी हो. बट जो रिटेलर्स होते हैं उनको इतने ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों ऐसा? क्योंकि उनको इमीडिएटली कैश वापस नहीं करना पड़ता, यानी कि पे बैक नहीं करना पड़ता होलसेलर को. उनके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अपनी सेल्स आराम से कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं एंड देन होलसेलर को रिटर्न कर सकते हैं. फोर्थ इज जनरली ही सेल्स इन कैश. अब जो रिटेलर होता है वो ख़रीदता है गुड्स होलसेलर से क्रेडिट में, पर वो बेचता है कस्टमर्स को कैश में. फिफ्थ इज ही हैज़ अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. अब जो एक सेलर होता है यानी कि एक शॉपकीपर ले लीजिए, एक डिपार्टमेंटल स्टोर के ओनर को ले लीजिए, वो एक पर्सनल लिंक एंड पर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है कस्टमर से. अब जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो मेरे घर के पास डिपार्टमेंटल स्टोर है उन अंकल को मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ और वो भी मुझे बहुत अच्छे से पहचानते हैं. तो वो मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव भी करते हैं, बहुत आराम से बात भी करते हैं. कोई चीज़ अगर मुझे स्पेशल चाहिए हो तो वो कई बार एज अ फेवर मंगा के भी दे देते हैं. सो ऐसे लिंक्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं एक सेलर और एक जनरल कस्टमर के बीच में. इन लिंक्स का बहुत फ़ायदा होता है एक रिटेलर को. जब अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है उन शॉपकीपर्स या रिटेलर्स पे. तो वो एक तो लॉयल्टी बनी रहती है कि अब जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई भी सामान चाहिए होता है तो मैं उन्हीं के शॉप पे जाती हूँ, चाहे वो उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है. तो वो एक आधे दिन में मेरे को मेरा सामान मिल ही जाता है या ऑन द स्पॉट भी मिल ही जाता है. सो यहाँ पे एज अ कस्टमर आई एम वेरी लॉयल टू हिम क्योंकि वो बहुत अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. एक उन्होंने अपना बहुत अच्छे से रिलेशन इस्टेब्लिश किया हेल्प करके, या जो भी चाहिए था वो प्रोवाइड करा के. सो इस चीज़ का बेनिफिट रिटेलर्स को बहुत मिलता है. अब जैसे होलसेलर्स प्रोवाइड करते हैं यूटिलिटीज़ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स को, ऐसे ही रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं यूटिलिटीज़ यानी कि सर्विसेज होलसेलर एंड कस्टमर्स को. सबसे पहले है सर्विसेज टू दी होलसेलर. फर्स्ट, टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन.
अब जो रिटेलर होता है, क्योंकि वो एक पर्सनल कांटेक्ट में होता है कस्टमर के, तो किसी भी चीज़ की अगर दिक्कत हो कस्टमर को, या कस्टमर कुछ भी नया चाहता हो कि अब ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रिटेलर ही पास ऑन करता है होलसेलर को, ताकि वो आगे पास ऑन कर सके मैन्युफैक्चरर को। सेकेंड इज़ टू क्रिएट डिमांड। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो कई बार हम जाते हैं मान लीजिए मॉल में, और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं भी होती है, तो भी एंड ऑफ द डे वी एंड अप बाइंग इट। ऐसा कैसे होता है? अब आप ये कहेंगे कि यार उन्होंने तो बताया था कि अच्छे बहुत काम आएगा, अच्छी चीज़ है, प्राइस भी सही है, बट आप ये रियलाइज़ कीजिए कि आपको एक्चुअली इस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत थी या नहीं। बट कई बार नहीं भी होते हुए हम वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो इतने अच्छे से उसको सेल्स करते हैं। जो भी वहाँ पे सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स होती हैं, वो उसको अच्छे से प्रोपोगेट करते हैं कि मैडम या सर इसके इतने फ़ायदे हैं, ये इतने ही प्राइस पे मिल रहा है, इतना डिस्काउंट चल रहा है, ये है वो है, एंड बहुत कुछ, एंड देन यू एंड अप बाइंग इट। In this way, a retailer and his associates establish and create demand. Third is local advertisement. अब रिटेलर्स की शॉप्स के बाहर आपने बैनर्स देखे होंगे, पोस्टर्स देखे होंगे किसी भी पर्टिकुलर गुड के, कंपनी के, तो ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे इसका बेनिफिट मिलता है मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, लोग देखते हैं तो वो उन्हें शायद पसंद आ जाए। अब वो डिमांड करने लगते हैं तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। अब वो डिमांड करेंगे तो एक प्रोड्यूसर को तो प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, एंड जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो चीज़ बिकेगी, एंड अगर वो चीज़ बिकेगी तो सबको फ़ायदा ही होगा। द फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिटेलर्स अपने लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन को कंडक्ट करते हैं, यानी कि वो सेल्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो यहाँ पे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। द फिफ्थ इज़ नो नीड टू मीट दी कंज्यूमर्स। अब एक होलसेलर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता रिटेलर्स के, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, रिटेलर्स अपने लेवल पे मैनेज कर लेते हैं। सो होलसेलर्स आर जस्ट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड दी रिटेलर, उनको कस्टमर्स को फेस करने की नीड नहीं पड़ती। अब जैसे रिटेलर्स होलसेलर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही वो कस्टमर्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो आइए देखते हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है सप्लाई ऑफ गुड्स अकॉर्डिंग टू डिमांड। एक रिटेलर वो गुड्स सप्लाई करता है जो कस्टमर डिमांड करता है। सेकेंड इज़ फैसिलिटीज़ ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। अब ऐसा नहीं है कि एक रिटेलर का एक रूल है जी कि हम तो सिर्फ कैश में ही गुड्स को बेचते हैं। कई बार एक्सेप्शंस भी किए जाते हैं कि वो क्रेडिट पे सेल्स कर देते हैं। थर्ड इज़ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब मान लीजिए आपने एक फर्नीचर शोरूम से बेड ख़रीदा, तो अब उनकी ये ड्यूटी है या मे बी ये एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे इसके लिए, पर वो इंश्योर करेंगे कि वो बेड आपके घर तक डिलीवर हो। फोर्थ इज़ स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ एवरी सीज़न। अब जो एक रिटेलर होता है वो हर सीज़न के गुड्स का थोड़ा थोड़ा स्टॉक अपने पास रखता है, ताकि कभी भी कोई भी कस्टमर अगर डिमांड करे तो उसके पास वो चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टमर डिमांड करता है तो वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज़ इंक्रीज कस्टमर्स नॉलेज। अब कोई भी नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, कुछ भी नया प्रोड्यूस किया है एक मैन्युफैक्चरर ने, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक कस्टमर तक कैसे पहुंचेगी? उसकी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली पहुंचेगी एक रिटेलर से ही एक कस्टमर तक। एक रिटेलर काफ़ी तरीक़ों से उस पर्टिकुलर नए गुड को एडवर्टाइज़ कर सकता है, उसके बारे में ऐसे जनरल में बातें कर सकता है कि मान लीजिए आप रिटेलर के पास जाते हैं कुछ ख़रीदने, और वो आफ्टर सेलिंग यू दैट पर्टिकुलर गुड वो आपको किसी नई चीज़ के बारे में बताए, पोस्टर्स लगाए, बैनर्स लगाए, तो इस तरीके से वो एक कस्टमर को किसी भी नई गुड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसके साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप रिवाइजिंग।